जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें एक्सप्लेन करेंगे परवीन बोराना सर। आपकी एनर्जी को जोश में लाने के लिए मैं एक बात से शुरुआत करता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी के साथ देखो, जहां से स्कूल की शुरुआत होती है तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स का सबसे पहला मोटिवेशन या उनका सबसे पहला जो रिव्यू होता है भाई कि एकेडमिक्स कैसा है उस स्कूल का। तो हमें एकेडमिक्स से ही बात शुरू करनी है। अगर स्कूल का एकेडमिक्स सबसे बेहतर है तो स्कूल के बारे में कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। और हमें भगवान ने बहुत सौभाग्यशाली बनाया है कि हम लोग एक टीचिंग के प्रोफेशन में भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। और इसके लिए मैं खुद भी स्वागत करता हूँ आपके इस एकेडमिक सेशन के अंदर। सबसे पहली बात आती है एकेडमिक्स के अंदर कि अपने स्कूल का फॉर्मेट कैसा क्या है, एग्जाम का फॉर्मेट कैसे क्या है, सारी चीजों के प्रति देखिए। ऐसे तो हर कोई चाहता है टीचर कि भाई उसके सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, उसके लिए वो खुद अपने हिसाब से तैयारी करवाए। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई आप करवाइए, लेकिन स्कूल ने एक छोटा सा शेड्यूल बना के रखा हुआ है। शेड्यूल में क्या है कि आपको टेस्ट कब लेने हैं, कब नहीं लेने हैं। हमें तो पता है कि भाई हमें लेने के, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप कभी महीने में एक बार टेस्ट ले लोगे, कभी महीने में 2 बार टेस्ट ले लोगे, कभी हो सकता है किसी सब्जेक्ट में तो बारी भी नहीं आएगी। ठीक है, बच्चों के माइंड में भी रहता है कि अरे ये सब्जेक्ट ज्यादा टफ है, इसका टेस्ट तो पहले होगा, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा थियोरिकल है तो पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। हमें एक चीज माइंड में पहले बैठा के रखनी है कि अगर स्कूल में 8 पीरियड होते तो बच्चे के माइंड में जाहिर सी बात है जो टफ सब्जेक्ट है उनके प्रति मेंटालिटी थोड़ी अलग रहेगी, और जो थियोरिकल सब्जेक्ट है या समझने वाले विषय है उनके लिए मेंटालिटी अलग रहेगी। तो स्कूल ने एक सिंपल सा काम रखा हुआ है टेस्ट का। देखिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, पर डे के हिसाब से आपके जो 8 पीरियड होते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं नॉर्मल। आपके 8 पीरियड है, आपको करना क्या, अपने पीरियड के अंदर जब आपका पीरियड कंप्लीट होने वाला हो तो रेगुलरली एक क्वेश्चन बच्चों को याद करने को देना है कि बेटा ये एक क्वेश्चन है, ये याद करना है। सॉरी सर, थैंक यू। ये दीपक साहब है हमारे फेमस मिस्टर फ्रेशर। एक्चुअली क्या है कि हमें रेगुलरली एक क्वेश्चन बच्चे को याद करने का देना है। क्यों देना जरूरी है? देखो जनरली क्या होता है, आपको, मुझे और सबको पता है कि अपने यहाँ क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे और हम लोग भी अगर कभी स्टूडेंट रहे होंगे तो हमें भी पता है कि एग्जाम के दिन ही बच्चे पढ़ने बैठते हैं मैक्सिमम। तो कुछ उससे ठीक ठाक होते तो उसके 1 वीक पहले बैठते हैं, और क्लास के रैंकर होते हैं वो रोज पढ़ने बैठते हैं। तो हम लोग तो रैंकर तो सबको बना नहीं सकते, लेकिन एक प्रयास तो कर सकते हैं ना। उसके लिए सिंपल सा तरीका अपनाया क्या कि आप रेगुलरली क्या करो, बच्चों को एक क्वेश्चन याद करने का दो। और देना बड़ी बात नहीं है, उसको अगले दिन पूछना, वो हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। आप ज़्यादा कुछ मत करो। अपने क्लास की जब शुरुआत होती है, शुरुआत के 5 मिनट लो, क्लास के कोई भी 5 बच्चे रैंडमली सिलेक्ट कर लो और उनको जो आपने कल एक सवाल याद करने को दिया था वो पूछो। उससे क्या रहेगा, बच्चे के माइंड में एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी कि यार मुझे पढ़ के तो जाना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक ही सवाल पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा, ये तो हो गई हमारे 8 पीरियड की बात। थोड़ा सा इससे ऊपर देखते हैं। ऊपर में क्या दिखेगा कि 8 पीरियड के बाद में 1 वीक का शेड्यूल देखते हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए भी एक शेड्यूल बना के रखा है पहले से कि मंडे के दिन आपको मैथ वाले जो सर है वो 1 चैप्टर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देंगे। ट्यूसडे के दिन इंग्लिश रहेगा, उसके बाद में वेडनेसडे आएगा, उसके बाद में कौन सा रहेगा, थर्सडे रहेगा। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट 1 बाय 1 आते रहेंगे। अब उसमें क्या मिलेगा, एक एक चैप्टर मिलेगा। तो बच्चे को ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई मेरे को एक चैप्टर है वो याद करना है और एक एक क्वेश्चन है वो याद करना है। ठीक है, अगर बोलेंगे कि सर बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं होने वाला है, हम क्यों सोच रहे इतना। एक बार ट्राई तो करो, शुरुआत करोगे, पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास का कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है, कौन सा बच्चा जवाब नहीं दे रहा है। और एक बार अगर आपको पता चलेगा तो फिर आपको भी रहेगा ना कि भाई मेरे क्लास में ये बच्चे फेल होने वाले, तो इसको मुझे पास करवाने के लिए कौन सी तैयारी करवानी है। जैसे हम लोग 10th में 12th में पढ़ाते तो हमें पता है, अशोक सर का मैं ज़्यादा गुणगान नहीं गाना चाहता, लेकिन उनका मैं रिजल्ट देख करके मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ। फिर मैंने अपने सब्जेक्ट में मेहनत की, हर जगह पर मैंने सोचना शुरू किया वही तरीका। ठीक है, क्या कि भाई आप ये देखो कि क्लास के सबसे वीक बच्चे जो है ना उनको टारगेट करो और ऐसे चैप्टर्स टारगेट करो जिसके अंदर उसका स्कोरिंग बढ़ जाए। ठीक है,
मैथ हो गया, साइंस हो गया, हर सब्जेक्ट में ऐसा रहता ही है कि आप उसमें थोड़ा सा मेहनत करोगे तो पासिंग मार्क्स तो आराम से ले लेगा। दूसरा, उसके अंदर टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हुए, पहला टेस्ट अपना जुलाई में अभी हो चुका है, उसके बाद में 4 FA है, अगस्त और सितंबर में 2 FA, उसके बाद में अक्टूबर में SA1 और उसके बाद में वापस दिवाली वैकेशन के बाद में 2 FA और 1 SA2। इस तरह का अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है और उसके लिए भी प्रॉपर शेड्यूल है। 50 मार्क्स का पेपर बनाना है, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि 50 मार्क्स का सर पेपर बनाना है तो कैसे 50 मार्क्स का पेपर बनाया जाए। अब हम लोग देखते हैं कई बार सामने आता है पेपर कि MCQs ही ज़्यादा दे दिए, एक MCQ 2 मार्क्स का। हम लोग को ही पता है बच्चों को पास करवाना है, लेकिन उसका कुछ ऐसा पैटर्न रखो, जैसे इसमें मैंने लिख दिया है कि आप 30 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछो बच्चों को जो क्लास का सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा भी लिख सकता है, उसे भी दिक्कत नहीं आए। मतलब MCQs ले लो, फिलअप्स ले लो, ट्रू फॉल्स ले लो, मैचिंग ले लो। अरे गुजरात बोर्ड भी 20 नंबर के MCQ दे रही है अब तो हम लोग तो कौन सा 12th बोर्ड के आगे जाने वाले हैं, 12th बोर्ड तक ही तो पढ़ा रहे हैं। जब 12th बोर्ड भी 20 नंबर के MCQ देती है सब्जेक्ट में, मतलब गवर्नमेंट को हमसे ज़्यादा चिंता है बच्चों को पास करवाने की, तो हम तो थोड़ा सा काम करने वाले हैं ना। तो आप क्या करो, अपने सब्जेक्ट में MCQs, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, उसके जैसा मिलते जुलते जो क्वेश्चंस है या जो आपके हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस जिससे कम से कम बच्चे का पासिंग तो आराम से हो जाए, उसके लिए आपको एफर्ट्स ना लगाने पड़े, वो आप दे दीजिए। दूसरा, उसके अंदर 50 मार्क्स का या 50% का ऐसा वेटेज रखिए जो एवरेज हो, जिसको क्लास के लगभग 70 से 80% बच्चे लिख सके। पहला वाला था जो किसमें था 100% पूरे लिख ले, उसमें से 50% आप समझो क्वेश्चन, उसके बाद का जो रहेगा उसको कैसे रखने का है कि क्लास के एवरेज बच्चे आंसर लिख सके, और पेपर का 20% लेवल है वो ऐसा बनाओ जो थोड़े से टफ हो। ऐसा भी तो नहीं है कि भाई क्लास में 50 में से 40 बच्चे 50 में से 50 लेके आ रहे तो फिर हमारे पे सवाल खड़े हो जाएंगे कि इतने ज़्यादा कैसे आ गए, है कि नहीं। माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, लेकिन इतना ही पॉजिटिव नहीं रखना है कि हर क्लास के अंदर जितने बच्चे सब टॉप कर दे, फिर बाद में सवाल पूछे जाए तो पता चले कि यार सब MCQ में ही निकल गए, बाकी तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा फॉर्मेट एक नॉर्मल सा सामने आपके सामने रखा भी है, जैसे MCQs दिए, फिर 1 सेंटेंस के आंसर लिखे, ये 80 मार्क्स के हिसाब से बनाया हुआ है, फिर 2 मार्क्स रखे, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, लेटर रखे 5 मार्क्स वाले। आप अपने सब्जेक्ट में माहिर है और जाहिर सी बात है माहिर है, इसके लिए तो RK विद्यालय के अंदर लगभग 200 से 300 जितनी इंक्वायरी आई थी, उनमें से हम लोगों ने 40, 50 या 60 टीचर्स का ग्रुप सिलेक्ट किया है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, संजय सर ने अभी बहुत मस्त बात कही थी कि माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो, और ये चीज़ मैं बहुत दिल से मानता हूँ। क्यों ऐसा, मैंने एक सिंपल सा तरीके अपनाई और मैंने कई बार शेयर भी की ये वाली बात कि आपके मोबाइल की लिस्ट में जितने नंबर है ना, उनमें से सिर्फ ज़्यादा नहीं 20 नंबर को सिलेक्ट कर लो, 20 नंबर। और जो 20 नंबर को आप सिलेक्ट कर रहे हो, अब वो 20 नंबर में आप ऐसा मान लो आपके अगर मान लो साथ में काम करने वाले व्यक्ति है, आपके बॉस है, आपके घर के सदस्य है, जो भी है वो, और वो 20 लोगों के बारे में हमेशा आप पॉजिटिव सोचो। अगर पूरी दुनिया कह दे कि वो आतंकवादी भी है तो भी आपको नहीं सुनना है, आपको सिर्फ यही सुनना है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है, मेरे लिए बेस्ट है, क्यों, वो मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। तो बस वही है, माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रहेगा तो अपना तो एकेडमिक्स का काम है तो वो बेहतर होगा। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे वो वेट करते हैं कि यार वो सर का पीरियड कब आएगा, ठीक है, तो वेट कब करेंगे, जब आपके पढ़ाई के अंदर मटेरियल कुछ ऐसा होगा या समझाने का तरीका ऐसा कुछ होगा ना, जब उनको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें, वरना तो उनको भी मज़ा नहीं आएगा। एक हम लोगों ने अभी बात की डेली लर्निंग वर्क की। आपको जो लर्निंग वर्क देने का है बच्चे को, वो जहाँ तक हो सके ओरली पूछा जा सके वैसा रखो, ओरल टेस्ट हो जाए उसके अंदर ही, ठीक है। 35 मिनट या 40 मिनट का जो हमें पीरियड मिल रहा है, शुरुआत के 5 मिनट आप पूछ लो, उसके बाद के 5 मिनट का जो शेड्यूल है उसके अंदर जो कल पढ़ाया था वहाँ से शुरुआत करो। मतलब आपका जो कल का 30 मिनट का लेक्चर था उसको 5 मिनट में जैसे समझा सको वैसे समझा दो। आप नहीं समझा सकते, क्लास के 4 बच्चे खड़े कर दो कि भाई तू ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बेटा, आप एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करो। उसको लैंग्वेज के ऊपर मत डालो कि इंग्लिश में ही बोलना है पूरा का पूरा, उसको शुरुआत करने दो, फिर उसको इसमें इंप्रूव करने दो, फिर धीमे धीमे वो उसको प्रोफेशनल वर्ड दो, वो करेगा इंग्लिश में, पहले उसको बोलने का मौका तो दो। तो आपको मिलेगा कि क्लास का वीक से वीक बच्चा जो कभी बोलता नहीं था ना, उसने भी शुरुआत की। नेक्स्ट वन, लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने के साथ में होमवर्क कैसे क्या देना है। हम लोग को तो पता है कि बस 2 चैप्टर नंबर 1 कल चेक करूंगा, एनी हाउ चाहिए, नहीं सर,
थोड़ा सा बदलाव करो उसमें। क्या करो आप उस होमवर्क को ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दो सबसे पहले तो, ताकि सुपरवाइजर है, प्रिंसिपल है या कोई भी हो या दूसरे टीचर्स भी क्यों ना हो, अगर वो आए तो उन्हें तो पता चलना चाहिए ना कि क्या होमवर्क देके गए हो। एक किसी ने बहुत मस्त कहा है कि अगर आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो और पढ़ा रहे हो तो बाहर से आया हुआ व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो। सर चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, क्यों भाई? आप ब्लैक बोर्ड पे लिख करके ही शुरुआत करो ना, तो जो आया होगा उनको भी समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, वरना उनको आके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ सर ये सब्जेक्ट में ये पढ़ा रहा हूँ, ऐसा। दूसरा, होमवर्क को अगर हो सके तो, अगर ऐसा अपने पास कई बार सिचुएशन आता है, जैसे क्या बोलते हैं कि सर कल मैं आया नहीं था तो मेरा होमवर्क बाकी है, तो आप क्या करोगे? हाँ भाई नहीं आया, छोड़ दो आज। क्यों भाई? आप उसको ये मौका दोगे ना, बच्चों के पास आपसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मेरे को एक बार एक बच्चे ने कहा सर कल 4 सब्जेक्ट में होमवर्क मिला है। मैंने कहा बेटा कैसे कंप्लीट करेगा? कहते कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा बताओ ऑप्शन। कहते सर 2 आइसक्रीम और 1 कोल्ड ड्रिंक, कल छुट्टी पक्का। मतलब 2 आइसक्रीम खा लो और बैक टू बैक 1 कोल्ड ड्रिंक पी लो, कल आपको बुखार आ ही जाएगा मॉर्निंग में, और के पेरेंट्स भी आपको फोर्स नहीं करेंगे स्कूल जाने के लिए। ऐसे ही बच्चों के पास टेक्निक्स है कि नहीं? ये हमें नहीं पता, हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं की, इसके लिए हमें पता नहीं है। आप जिन बच्चों ने की है उसने पर्सनली बोला है मेरे को सच में कि सर मैं 2 आइसक्रीम खा लूंगा बैक टू बैक और 1 कोल्ड ड्रिंक उसी वक्त पी लूंगा फटाक से, देखो कैसे कल सुबह बुखार नहीं आता है। घर वाले कैसे भेजेंगे बुखार में? तो आप उसका होमवर्क सोशल मीडिया पे भी भेजो ना, ग्रुप में। आप बोलोगे कैसे नहीं करके आया? बता भाई ग्रुप में तो आया है ना होमवर्क। पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे कि भाई होमवर्क नहीं दिया, सर देखो ग्रुप में आया है। उसके अलावा डायरी में लिखवाओ, और साथ में कि भाई डायरी के अंदर आपको लिखना ही है। डायरी में लिखने के अलावा लास्ट पीरियड जब अपना रहता है, जिसका भी 8th पीरियड रहेगा, वो टीचर्स अपना 5 मिनट निकाले और एक बार डायरी साइन कर दे, तो वो चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी कि ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो होमवर्क दिया वो बच्चे ने किया कि नहीं किया। वरना बोलेंगे लिखा ही नहीं सर, डायरी में तो देते ही नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपके और पेरेंट्स के बीच का जो गैप है उसमें। तो हमें उस चीज़ को ही तो सोचना है। इसके लिए फिर वहाँ से कैसे बच्चा बचेगा? लास्ट ऑप्शन दिया है इसमें, अपना जो डेली रिपोर्ट रहता है उसमें भी मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना जरूरी है? क्योंकि उसमें मेंशन करोगे तभी तो रहेगा। हम लोग भी कभी चेक करें तो बता तो सकते हैं ना कि सर देखो मैंने ये दिया था। अपने टीचर्स प्लानिंग बुक दी हुई है सभी टीचर्स को, और इसको आप सब लोग कंप्लीट करते हो, बच्चे से पता ही है आप सबको। उसमें डेट मेंशन करनी है, डे जो भी लिखा होगा। इसके साथ में कोई ना कोई थॉट आप लिखोगे तो आपको फायदा क्या होगा? क्लास के अंदर जाकर के आपको नहीं सोचना होगा कि ब्लैक बोर्ड मेंटेन करते वक्त मुझे क्या करना है। अनदर वन, इसके अलावा आप कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, ठीक है, वही चीजें बताई हुई है। इसके अलावा होमवर्क, उसके रिगार्डिंग चैप्टर के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी करवाने वाले हो आप, वीक में 6 दिन 6 अलग अलग क्लास में कोई छोटी छोटी एक्टिविटी ढूंढ लो, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आएगा ही आएगा पढ़ाने में। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड कैसे मेंटेन करना है? कलरफुल चौक का यूज कर सकते हो, डेट डे, उसके बाद में सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो सके तो साथ में चैप्टर मेंशन करो तो भी चलेगा, और साथ में टॉपिक लिख दोगे तो कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चे को भी। वरना वो ढूंढता रहता है बाजू वाले में, भाई तूने क्या देख कौन सा पेज निकालना बता तो सही, वो रहता है ऑप्शन। तो उसको वो चीजें पता चले इसके लिए तो आप बता ही दो ना, सबसे पहले पेज नंबर से ही शुरुआत करो, बेटा पेज नंबर 41 निकाल दो सब लोग और बोर्ड पे लिख दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ज्यादा सोचने का काम ही नहीं। उसके अलावा प्रेजेंट एब्सेंट का चार्ट कंप्लीट करना जरूरी है, और साथ में होमवर्क मेंशन करना, और कलरफुल चौक का यूज करोगे तो और बेहतर होगा। बच्चों को हो सके तो थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग के अंदर इंग्लिश के टीचर अगर हेल्प करे तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है कि कर्सिव वर्क उनका बढ़े। कर्सिव राइटिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है? तो वो इंग्लिश के टीचर्स को बेखूबी पता है कि छोटी क्लासों से शुरुआत कर सकते हैं। और कई बार यहाँ पे हमारे एक मित्र है, वो मौजूद नहीं है, जिग्नेश सर, जिनको मैं कई बार बहुत मिस करता हूँ। वो व्यक्ति को मैंने देखा है क्लास 9th के अंदर, क्लास 9th के बच्चों को अ से अनार सिखाते हैं वो गुजराती में। उनको मैंने देखा था एक बार जब मैं नया नया आया कि यार 9th वालों को कोई क ख ग क्यों सिखा रहा है व्यक्ति, वो इसके लिए ही सिखाते कि मान लो उसका पहले का छूट गया वो जाने दो, मैं अभी आया हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी को 10th तक पास हो जाए। नेक्स्ट वन देखिए, आप कोशिश कर सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। जैसे इसके अंदर यहाँ पर देखो हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, तो इन्होंने एक एक्टिविटी के बेस से उसको समझाने की कोशिश की है कि इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है या ऑक्सीनेटेड ब्लड जो रहेगा वो कहाँ से आएगा, कहाँ पर वॉल रहेंगे, उनका कैसे क्या वर्किंग है। उसके आधार पर उन्होंने स्टूडेंट्स के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को भी महत्व दिया है।
ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग अपने यहाँ पे सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे ना तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। अनदर वन, बच्चों को चैप्टर के साथ में ग्रामर कंडक्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा उनको इम्प्रूव करोगे तो रहेगा। अपने स्कूल में बड़ी बात है कि हमें जितनी हो सके कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके, कि आप ज़्यादा नहीं, किसी क्लास को हफ्ते में 1 दिन तो मौका दे ही सकते हो, ठीक है। हफ्ते में 1 ही दिन दो, नहीं दे सकते 2 हफ्ते में तो 1 दिन दे ही सकते हो। तो उसमें क्या रहेगा, बच्चों को भी इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं नहीं मैम आज तो हमें जाना है स्मार्ट क्लास में। तो आप उनको कभी लेके जाओगे तो पता चलेगा। तो हमें एक बार उनको ये चांस देना है, ठीक है। और प्रिपेयर होकर के ही क्लास में जाना। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में आपको डाउट है, क्योंकि आज के बच्चे एडवांस है, आप गलत पढ़ाओगे अगले ही दिन वो मोबाइल पे सर्च करके आएगा और चेक करेगा। क्लासेस भी जाते हैं, क्लासेस वालों की भी मेंटालिटी होती है कि स्कूल वाले से बेहतर करवाना है, तो वो वहाँ पर वो लोग चीज़ों को बेहतर बताने की वो भी कोशिश करेंगे, और ऐसे में आप जल्द पकड़े जाओगे। आपको नहीं समझ में आ रहा, एक टॉपिक को स्किप कर दो, कुछ बात बताकर आगे वाला समझा दो आज, उसके बाद वापस इसको तैयार करके आना अगले दिन, तब समझाना, लेकिन गलत चीज़ों को नहीं बताना, वरना बच्चे जज करते हैं, ठीक है। क्लासरूम प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखा जाए तो बातें और बेहतर होगी। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आभार आप सबका।